हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेके मैं चलूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ डिफेंस, बिहार एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपीएस, लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछी जाते हैं। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हुए मैं चलूँगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को चाकू द्वारा काटा जा सकता है बहुत ही आसानों से। सोडियम एक धातु है, ठीक है। अब सोडियम के बारे में जानते हैं। जो आपको इमेज दिख रही होगी ये है सोडियम, ठीक है, जो एक कोई भी चाकू से यहाँ पे आपको काटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और पीरियड 3 में स्थित है। एस ब्लॉक का तत्व है और इसके जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको बाह्य बोलते हैं। बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संवेग किसके बराबर होता है? जिसको मोमेंटम बोलते हैं वो किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर संवेग होता है, जिसको संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर एम गुने वी। एम बराबर मास यानी द्रव्यमान और वी बराबर वेलोसिटी यानी वेग, यानी पी बराबर एम मल्टीप्लाई वी। आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। और इसका जो संवेग का डायमेंशन होता है mlt-1 होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका एसआई यूनिट जो होती है संवेग की, वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। लेकिन अब आप लोग बताओ, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन का हो जाएगा फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है। और एमीटर विद्युत धारा का मात्रक है, जिसको विद्युत धारा द्वारा मापा जाता है, एमीटर, है ना। आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। आपको दिख रहा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल। वो जो दर्पण होगा उत्तल होगा। किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब अगर दिखे वस्तु का आकार से, वो उत्तल दर्पण होता है। जैसे आपको इमेज में दिख रही होगी, अगर वस्तु की साइज यहाँ पे इतनी बड़ी साइज हो, ठीक है, वस्तु की, तो उसका जो दिखाई देगा वो इतना छोटा दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, मैं टिक कर देता हूँ। ये है वस्तु को जो दिखाई देगी वस्तु, और एक्चुअली में वस्तु की साइज इतनी होती है, ठीक है, वो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण जैसे आप सभी को साइड मिरर के प्रयोग में होता है, ठीक है ना, साइड मिरर के यूज में होता है। जैसे गाड़ी के जो होते हैं आगे, जो पीछे देखने के लिए वो दिखता है, और आगे बैग जैसे यहाँ पर दे रहा है ट्रैफिक मिरर, ठीक है ना। और रियर व्यू होती है मिरर के व्हीकल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो और अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा, और समतल में बराबर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थायरॉक्सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और जो थायरॉक्सी ग्लैंड होती है, ग्रंथि, इसके संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। आपको जो इमेज में यहाँ दिख रहा होगा ये है थायरॉक्सी ग्लैंड, ये वाली रेड कलर में जो, ठीक है, इसको थायराइड बोलते हैं। उसके ऊपर जो है वो लैरिंग्स है, और ये ट्रेकिया है जो ये बीच वाला है, ठीक है। इसके लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है
थायरॉक्सिक ग्लैंड के संश्लेषण के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो होता है वो घेंघा रोग, जिसको ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है ना, वो बढ़ जाती है और इसलिए गर्दन फूल जाती है। आई होप आप सभी को पता होगी इसके बारे में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब वह मुड़ जाती है। तो किस में मुड़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब कोई भी प्रकाश, जैसे मैं इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी प्रकाश अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आती है तो उसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अभिलंब से, जो इसका अभिलंब है, इधर दूर मुड़ जाती है ना। और वैसे ही क्या होती है, वैसे ही अगर कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। ध्यान रखिएगा, विरल से सघन में आती है तो नज़दीक होती है और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाती है, बार बार वो भी आती है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? तो प्लाज्मोडियम जनन बहुविखंडन विधि से करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखिए यह है प्लाज्मोडियम जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी गोल्गी होती है जो छोटा छोटा, और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना। आप सभी को इमेज अच्छे से दिख रही होगी प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना। अब बहुविखंडन विधि क्या होती है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए यह है बहुविखंडन विधि, जिसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। एक न्यूक्लियस से साइटिस में क्या होती है, बहुत से न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद जब न्यूक्लियस ब्रेक होती है, यानी टूटती है, तब जाके सारे जो भी होते हैं सेल वो रिलीज होते हैं और तब जाके प्लाज्मोडियम ऐसे प्रजनन करती है और बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों का प्रजनन होता है, ठीक है। आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से, यानी खराब होने से। जो भी खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, जो फूला हुआ होता है उसमें एयर जो भरा होता है वो नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, जिससे वो खराब ना हो। कोई भी खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक भी रहे तो खराब ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए ऑक्सीकरण नहीं होती है और उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़ के? हीलियम भी एक नोबल गैस ही है, लेकिन उसको छोड़ के, चूँकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होती है, आप सभी को पता हो। उसके बाद सभी के इलेक्ट्रॉन में कितने बाहर में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि नोबल गैस जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो 8 सेल होते हैं, इसीलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बाहर सेल में 8, तो पूरा अष्टक पूरा हो जाता है। तो अष्टक पूरा हो जाता है तो ना किसी से लेते हैं और ना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, इसलिए उन्हें नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। तो नोबल गैस बताते हैं, हीलियम होते हैं, नियोन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जिनोन होते हैं, रेडॉन होते हैं और इंटरमिनियंस होते हैं, ठीक है ना। यू सभी आपको पता होंगे, ठीक है ना। और जो ये सब होते हैं ये अक्रिय गैस इसको कह जाते हैं, ठीक है ना। एक हीलियम को छोड़ के, हीलियम भी अक्रिय गैस कहे जाते हैं, लेकिन उसके 2 ही उनके होते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती होगी फ्रेंड्स, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से उसकी रिप्लाई दूंगा, या कोई प्रॉपर वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको एक भी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ग्रंथि है। अगर मिश्रित ना आए ऑप्शन में तो इसको
बाह्य स्रावित ग्रंथि आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है ना। यकृत एक्चुअली में मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आगे देखिए, इमेज में देखिए आप, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं और बाह्य ग्रंथि किसको कहते हैं और मिश्रित किसको कहते हैं, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगी कि यकृत कैसे मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो हार्मोन को सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और बाह्य स्रावित ग्रंथियाँ क्या होती है, जो रक्त धारा में ना छोड़ के उन नलिकाएं में छोड़ती है ना। जैसे हम लोगों की टैलिन होती है, लाड़, ठीक है, तो वो हमारे नसिका के द्वारा पेट में जाती है, तो बाहर डायरेक्ट रक्त में तो जाती नहीं है, तो वो बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है, ठीक है ना। आइए मैं इमेज दिखाता हूँ कौन कौन से अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती हैं। देखिए जो यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, ठीक है ना, मस्तिष्क है, पीनल है, पिट्यूटरी है, ठीक है ना, थायराइड है, ग्रंथि है, जो ये सब ग्रंथि अंतःस्रावी जिसको इंडोक्राइन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। लंग्स हैं, एड्रिनल है, किडनी है, मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है ना, किडनी है, ओवरी है, टेस्टिज है जिसको शुक्र ग्रंथि बोलते हैं हम ना, उसके बाद स्प्लीन है, ठीक है, लैंगर है, इसकी दीपिकाएँ हैं, ठीक है, एड्रिनल है, थायराइड है और ट्रैकिया है। ये सभी जो भी है यहाँ पे जो भी इमेज में आपको दिख रही होगी, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी कौन सी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी जिसको इंडोक्राइन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे दिखाते हूँ। एक और इमेज देखिए, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। अंतःस्रावी पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, टेस्टेज, ओवरी, एड्रिनल और थायराइड, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मैंने आपको तो बता ही दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट में दिखाते हैं हमें एक बार। अब बाह्य स्रावित ग्रंथि को देखते हैं ना, तब जाकर पता है। मैंने पहले भी बताया, जो वैसे ग्रंथि होती है जो प्रमुख उत्पाद अपनी नलिका द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, जहां तक उसको जाना होता है तो नलिका द्वारा यूज करती है। अगर पेट में जाना होता है टाइलिन, तो यहाँ से बन के जो नेक होती है, नेक की नलिकाएं जो होती हैं वहाँ से बढ़ते हुए अस्रावित होते हुए अंदर तक जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी आती है, जैसे लार आती है, सफेद ग्रंथियाँ आती हैं, स्तन ग्रंथियाँ आती हैं और यकृत, ठीक है ना, आती है। ये सभी बाह्य स्रावित ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो और भी जो जो ग्रंथियाँ बच गई है सभी को मैं बताता हूँ। लैक्रिमिकल ग्लैंड जो होती है ये भी बाह्य ग्रंथि है। मेमोरी ग्लैंड, एक्रिन स्वीट ग्लैंड, ठीक है ना, ये भी बाह्य स्रावित ग्रंथि है। सलाइवरी ग्लैंड, ये भी बाह्य ग्रंथि है ना, बाह्य स्रावित ग्रंथि। पेनक्रियाज, लीवर, ये सभी जो भी है बाह्य स्रावित ग्रंथि है, ठीक है ना। अब लिक्रिमिनल ग्रंथि देखते हैं। लिक्रिमिनल ग्रंथि आँखों के पास होती है, ठीक है ना, जहाँ से टीयर निकलती है ना, टीयर लिक्रिमल ग्रंथि से ही निकलती है, जिसको आंसू बोलते हैं। आंसू जो आंखों से निकलती है वो लैक्रिमल ग्लैंड्स के द्वारा ही निकलती है, ठीक है ना, जो आंखों के नज़दीक ही होती है ना। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड से निकलती है, और एक्रिन स्वीट ग्लैंड जो नमक जैसा सल्टी वाटर रिलीज होता है ना हम लोगों में, वो एक्रिन स्वीट ग्लैंड से ही होती है। और स्लाइवरी ग्लैंड से क्या होती है, तो स्लाइवरी ग्लैंड से जो होती है वो डाइजेस्ट एंजाइम निकलती है ना, जो पेटों को में जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचाने में सहायक होती है, उसको स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं ना, जिसको डाइजेस्ट एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाज क्या करता है, तो पेनक्रियाज जूस रिलीज करता है, वो भी किस लिए, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, ठीक है ना, जो हमारे पेट में जो स्टोमक में होती है वहाँ से वो रिलीज करती है, ठीक है। पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है ना, जिससे खाना पचाने में सहायक होती है। और लीवर क्या करते हैं, तो लीवर रिलीज करती है बाइल, जिसको पित्त बोलते हैं। ग्रीन ब्राउन, ठीक है ना, सॉल्ट और सभी जो भी डाइजेस्ट सब्सटेंस होते हैं सभी को रिलीज करती है लीवर उसके बाद, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इमेज देखिए, ये
ये जो दो इमेज आपको दिख रही होगी, ये लीवर और एक पेनक्रियाज, ठीक है। ये है लीवर और ये है पेनक्रियाज, ठीक है। लीवर क्या करती है, तो लीवर में जो बाइल होते हैं ग्रीन होते हैं, ग्रीन ब्राउन होते हैं। ये जो स्रावित होती है यह बाह्य ग्रंथि के तौर पे स्रावित होती है, ठीक है ना, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, लीवर के द्वारा। पेनक्रियाज के द्वारा भी, ठीक है ना, जो भोजन पचाने के लिए जो एंजाइम रिलीज होती है वो पेनक्रियाज होती है। लेकिन इन दोनों के अलावा ये दोनों भी आंतक ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के तरह काम करती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लीवर और पेनक्रियाज, ध्यान रखिएगा, दो ऐसी ग्रंथि हैं जो अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करती है और बाह्य ग्रंथि की तरह भी कार्य करती हैं, ठीक है ना, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करती हैं, ठीक है। लीवर जो बाइल और ब्राउन जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है, जो रिलीज करती है एंजाइम बाह्य ग्रंथिकरण, और उसके अलावा, ठीक है, जो रक्त को शुद्ध करने में काम करती है, साथ में और भी जो भी चीज़ इसमें और भी प्रोडक्ट जो भी निकालती है, ये इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत यह रिलीज करती है, ठीक है ना। तो यह इसलिए मिश्रित ग्रंथि है। वैसे ही पेनक्रियाज भी काम करती है, ठीक है ना। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पेनक्रियाज और लीवर, जिसको अग्नाशय और यकृत बोलते हैं, दोनों मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं को अप्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति में गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। इसका मतलब है जो कोई भी वस्तु अगर गतिमान रहे तो उसको गतिमान ही रखती है, और जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहना चाहती है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार जो वस्तु गति में होती है तो गति में रहना चाहती है, और जो वस्तु स्थिर होती है तो वो स्थिर में रहना चाहती है। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दांतों में सड़न कब होती है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतें क्षय होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। दांतों में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। जो दांतों में इमेनिन कैल्शियम जो फास्फेट होता है इमेलिन, ठीक है ना, वो नुकसान होना शुरू हो जाता है 5.5 से कम पीएच मान होता है तो, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगा सबसे कठोर हड्डी मनुष्य में दांतों की होती है, ध्यान रखिएगा। और दांतों में इमेनिन कैल्शियम फास्फेट नामक जो होती है तत्व जिसको बोलते हैं वो दांतों में होती है, ध्यान रखिएगा। और एक का भी क्षय शुरू होती है तो 5.5 से कम पीएच मान होती है तब ये क्षय होना शुरू हो जाता है। इससे ऊपर रहता है तो क्षय नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में बस इतना सा ही। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में लेके पार्ट 3। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।